नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं 2024 में, उन्हीं के लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं साइंस जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होंगे। और दोस्तों ये सभी ऐसे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो इसलिए दोस्तों आज की जो वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। उससे पहले दोस्तों जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार रहें, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो फटाफट दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। यानी दोस्तों जो नाभिकीय रिएक्टर होता है इसमें दोस्तों जो भारी जल का कार्य होता है वो क्या होता है। दोस्तों जो भारी जल होता है उसे हम लोग D2O बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो कार्य होता है नाभिकीय रिएक्टर में, तो दोस्तों न्यूट्रॉन की जो गति है उसको कम करना होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने दोस्तों इसके बारे में पढ़ा होगा, जिसे हम लोग पीओपी बोलते हैं। और जब हम लोग घर का निर्माण करवाते हैं उसमें जो डिज़ाइन बनवाते हैं तो उस डिज़ाइन में जो प्रयोग किया जाता है वो पीओपी होता है। और दोस्तों पीओपी का जो फुल फॉर्म होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो पीओपी का यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों वो होता है, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी 2CaSO4.H2O। क्या होता है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र 2CaSO4H2O। तो आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें दोस्तों इसके रासायनिक नाम की, यानी जो पीओपी इसका जो रासायनिक नाम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट क्या होता है दोस्तों इसका रासायनिक नाम, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। क्या होता है दोस्तों हाइड्रेट होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसका रासायनिक सूत्र भी याद रखना। सूत्र क्या होता है 2CaSO4 और H2O होता है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि सफ़ेद स्वर्ण यानी सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है। यानी दोस्तों सफ़ेद सोना जो है वो किसको कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं दोस्तों प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम को दोस्तों हम लोग सफ़ेद स्वर्ण या सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो आपका बायोलॉजी में जो चैप्टर है जीव विज्ञान की शाखाएं, वहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन लिया गया और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, बिल्कुल फिक्स है। तो इसलिए आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पर्यावरण का जो अध्ययन है स्टडी है जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है, यानी इसे क्या कहा जाता है। तो इसे दोस्तों कहा जाता है पारिस्थितिकी, यानी इंग्लिश में दोस्तों इसे इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण का जो अध्ययन होता है वो विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, तो इकोलॉजी, हिंदी में पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु का नाम क्या है।
देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो टीबी है इसको जो उत्पन्न करने वाला जीवाणु है उसका क्या नाम है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, जो तपेदिक यानी हिंदी में टीबी को तपेदिक कहते हैं, तो इसको उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है उसका दोस्तों नाम होता है माइकोबैक्टीरियम। क्या है दोस्तों उसका नाम? माइकोबैक्टीरियम जो जीवाणु है, इसी के कारण दोस्तों जो टीबी है यानी तपेदिक है ये उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा होता है? यानी दोस्तों मृदा की यानी मिट्टी की जो धान की पैदावार है इसको बढ़ाने में जो सहायक होता है मुक्त जीवी जीवाणु, वो कौन सा होता है, उसका क्या नाम होता है? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, उसका जो नाम है वो एनाबीना। दोस्तों जो एनाबीना मुक्त जीवी जीवाणु है, इसी के कारण दोस्तों जो मिट्टी की धान की पैदावार है वो बढ़ाने में सहायक होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों साइंस के जो आपके रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके जो आने वाले 2024 में रेलवे के एग्ज़ाम है, चाहे आप लोग आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो या एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, उसमें दोस्तों जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए थे उनके रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको इनको ध्यानपूर्वक दोस्तों पढ़ना है और हर एक वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक पूरी ज़रूर देखनी है। यहाँ पर दोस्तों आपसे जो पूछा जा रहा है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? यानी फिजिक्स सॉरी जो साइंस की भाषा में जो एक इम्पोर्टेंट कार्य होता है उसको करने वाले जो समान कोशिकाओं के समूह हैं, जो सेल्स के समूह होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उन्हें ऊतक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ऊतक। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस बात को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? यानी दोस्तों जो आनुवांशिकता शब्द है इसको जो देने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है? इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। जो बेटसन थे इनके द्वारा जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता जो शब्द है ये गढ़ा गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस बात को याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसको शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी दोस्तों। शरीर का जो रासायनिक कारखाना कहलाता है वो आपका यकृत यानी लीवर होता है। लीवर दोस्तों जो है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी को क्या करता है? पाचक करता है और यहाँ पर स्टोर करता है। जो आपके और जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको बाहर करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस मेकर का संबंध किससे है? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि पेस मेकर का जो संबंध होता है वो दोस्तों हृदय से होता है। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता ही रहता है कि जो रक्तचाप है उसको मापने के लिए हम लोग जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उस उपकरण का क्या नाम है? तो दोस्तों उसे बोला जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजर का आविष्कार किसने किया था? देखिए आविष्कार और आविष्कारक से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फिक्स है, ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेजर का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो आपको याद रखना टी.एच. मेनन। दोस्तों टी.एच. मेनन जो थे इनके द्वारा लेजर का आविष्कार किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है
ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है। यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्थायी चुंबकन है या स्थायी चुंबक बनाने के लिए जिस वस्तु का जिस धातु का प्रयोग करते हैं वो कौन सी है। आप ये दोनों क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन के लिए दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा जो लैंग्वेज है उसकी जो भाषा है वो थोड़ी आपको यहाँ पर उल्टी सीधे तरीके से दिया गया है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़ा उसकी लैंग्वेज चेंज कर देता है, उसकी भाषा को बदल देता है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे जो पूछा जा रहा है कि जो स्थायी चुंबकन है या स्थायी चुंबक है किस स्थिति में किया जा सकता है या स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, स्टील यानी जो इस्पात होता है इसका प्रयोग हम लोग स्थायी चुंबक बनाने के लिए किए करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं। यानी दोस्तों जो अस्थायी चुंबक होते हैं ये किसके बनाए जाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लोग इस्पात का यूज करते हैं यानी स्टील का यूज करते हैं, और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए दोस्तों हम लोग नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा। देखिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपसे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्र सतह यानी चंद्रमा की सतह पर एक प्रेक्षक यानी वहाँ पर कोई भी प्रेक्षक जो देखने वाला है दिन के समय उसको आकाश जो है वो किस प्रकार का दिखाई देगा। तो पहली बात दोस्तों यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए जो चंद्रमा है वहाँ पर दोस्तों वायुमंडल नहीं है, ठीक है। तो जब वायुमंडल नहीं है तो दोस्तों जो प्रकाश की किरणें हैं उसका जो है प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से जो चंद्र सतह पर जो प्रेक्षक है उसको दिन के समय दोस्तों जो आकाश है वो काला दिखाई देगा। और अगर बात करें दोस्तों तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कैसा दिखाई देगा आकाश, काला दिखाई देगा। अगर बात करें दोस्तों पृथ्वी से अगर किसी प्रेक्षक को दिन के समय आकाश को अगर वो देखता है तो कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों बीच में जो वायुमंडल है, हम लोग जब पृथ्वी से आकाश की देखते हैं तो बीच में दोस्तों वायुमंडल है, और वायुमंडल के कारण ही हमें जो है पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन यहाँ पर हो पाता है। और जबकि आपका जो चंद्रमा की सतह है वहाँ पर वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है यानी वायुमंडल वहाँ पर नहीं है, तो इसकी वजह से दोस्तों वहाँ पर जो आकाश का रंग है वो आपको काला दिखाई देगा। तो आप ये दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है यहाँ से जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि दो समतल दर्पण हैं उनको 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य क्या है, एक मोमबत्ती जल रही है, ठीक है। तो दर्पण में जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती कहाँ पर है, तो उनके मध्य में दोनों समतल दर्पणों के, तो यहाँ पर मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो आपको दोस्तों एक फार्मूला याद रखना है, दर्पण के मध्य जब भी प्रतिबिंबों की संख्या पूछे तो ये आपको नोट कर लेना, ये जो फार्मूला है, तो दर्पण के मध्य दर्पण के मध्य जो कोण होगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको 360 जो आपका यहाँ पर थीटा का मान दिया होगा यानी जो एंगल दिया होगा उससे भाग देना है और इसमें से एक घटा देना है। तो यहाँ 90 जीरो से जीरो यहाँ काट देंगे, 9 चौको 36 यानी 4 में 1 चला जाएगा तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 3। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे प्रतिबिंब, तो यहाँ पर 3 प्रतिबिंब बनने वाले, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पास्कल किसकी इकाई है। देखिए यूनिट से संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर फिक्स है, पूछा ही जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पास्कल जो है किसकी इकाई है, तो आपको याद रखना दोस्तों दाब की जो इकाई है, दाब का जो मात्रक होता है पास्कल भी होता है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने दाब का जो फार्मूला पढ़ा होगा, दाब बराबर होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों? बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों बल का मात्रक आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मात्रक ये भी हो जाता है दाब का कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी होती है। तो यह ह्रास यानी कमी कितनी होती है? यानी विस्थापित पानी के भार के बराबर होती है, या विस्थापित पानी के भार से कम होती है, या विस्थापित पानी के भार से अधिक, या विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होने वाला है। तो साफ सीधी बात है दोस्तों, यहाँ पर आपको अगर आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी किसी पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी होती है, तो फिक्स है कमी होने वाली, लेकिन कितनी कमी होगी ये नहीं मालूम है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है जो पिंड डुबोया गया है उसके द्वारा जितना पानी विस्थापित किया गया है उसके भार के बराबर वहाँ पर जो है कमी होने वाली है। तो यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा कि विस्थापित पानी के भार के बराबर जो है वो कमी होने वाली। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल डूब जाती है क्यों? यानी दोस्तों अगर बात करें जो बर्फ़ है ये पानी में तैरती है, सभी को मालूम है तैरती है, लेकिन जो आपका अल्कोहल होता है ये क्यों डूब जाता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका रीज़न है, इसका कारण है कि बर्फ़ जो है वो पानी से हल्की होती है। बर्फ़ पानी से हल्की होती है और अल्कोहल जो होता है वो भारी होता है। तो इसी के कारण जो है बर्फ़ पानी में तैरती है और अल्कोहल पानी में डूब जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 कि सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, किस विधि के द्वारा होता है? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है वो नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और कंटेंट भी पसंद आया होगा। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन मैं साइंस के प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो आपके किसी न किसी रेलवे के प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम है उनमें बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है, और आपके जो एग्ज़ाम होने वाले रेलवे के 2024 में इनमें इनके आने के फुल चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके रिपीट होने के बार बार चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो क्लास है डेली हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती है, तो आपको इस क्लास को देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग यदि अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।